हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि विंग कहता है मैंने अपने लंजे से मैरिज कर ली है ताकि आगे से न्यूसेन मेरा मजाक न बनाए। इतना कहते कहते वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। अब आगे जहां विंग एकदम से गाड़ी से उतरता है और वांगजी से अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेता है और वांगजी को बाय कहकर अंदर आ जाता है। इधर वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस निकल जाता है। इधर विंग क्लासरूम में जाता है जहां वो न्यूसेन को बताता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। न्यूसेन कहता है कौन सा सरप्राइज़? विंग कहता है वही सरप्राइज़ जो मैं बचपन से तुझे बताता आ रहा हूँ। न्यूसेन कहता है तू तो मुझे बचपन से केवल उस लैन वांगजी के बारे में ही कहता आ रहा है, क्या उससे रिलेटिव कोई सरप्राइज़ है? विंग कहता है हाँ, और कह सकते हो। न्यूसेन कहता है फिर बताओ ना। विंग कहता है ठीक है बताता हूँ। और जैसे ही वो अपने पॉकेट से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालने वाला था तभी वेंचाओ वहाँ पर आकर विंग से कहता है हाय विंग, कैसे हो? जैसे ही विंग ये आवाज़ सुनता है तो वो विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ओह गगा, आप? वेंचाओ कहता है विंग गगा मत कहो, मेरा नाम वेंचाओ है तो तुम मुझे वेंचाओ ही कहो। वैसे भी मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, इसलिए गगा बोलने की बजाय तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। विंग कहता है ओके वेंचाओ, ठीक है। तभी पीछे से वेंचिंग भी क्लासरूम में आती है जिसे देखकर विंग एकदम से कहता है हाय वेंचिंग। वेंचिंग भी मुस्कुराकर हाय का जवाब देती है। वेंचाओ भी वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है वेंचिंग तुम आ गई? वेंचिंग हाँ में सिर हिलाती है। तभी बेल बज जाती है। सभी स्टूडेंट अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब क्लास ओवर होने के बाद वो तीनों कैंटीन में जाते हैं जहाँ न्यूसेन विंग से पूछता है कि अब बताओ क्या सरप्राइज़ है। जहाँ अब विंग न्यूसेन और वेंचिंग को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। न्यूसेन और वेंचिंग तो शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं ये? विंग कहता है ये मेरे और लंजा का मैरिज सर्टिफिकेट है। न्यूसेन कहता है क्या विंग, तुमने मैरिज कर ली और हमें बताया भी नहीं? विंग कहता है न्यूसेन अभी मैंने मैरिज नहीं की है बल्कि केवल सर्टिफिकेट लिया है और ग्रैंड वेडिंग तो मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद होगी और तब मैं पूरे कॉलेज को इनवाइट करूँगा। आखिरकार मेरे और मेरे लंजा की मैरिज होगी। जो सुनकर तो न्यूसेन कहता है चलो विंग, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अब तो तुम हक से अपने लैन वांगजी को अपना हबी बुला सकते हो। ये सुनकर तो विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी न्यूसेन कहता है चलो विंग, आज तुम्हारी मैरिज की खुशी में तुम्हें पार्टी देता हूँ, तो चले शाम को क्लब। विंग कहता है ऑफकोर्स चलो, मैं लंजा को बता देता हूँ। इतना कहकर विंग अपना फ़ोन निकालता है जिस वजह से उसका वो मैरिज सर्टिफिकेट वहीं गिर जाता है और विंग वांगजी के साथ में बात करने में बिजी हो जाता है। और वो लोग वापस से क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ पीछे से वेंचाओ उस रेड बुक को उठाता है और उसे खोलकर देखता है, जो देखकर वेंचाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो उस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ने वाला था। मगर तभी वहाँ पर विंग आ जाता है और वेंचाओ के हाथ से वो सर्टिफिकेट लेकर कहता है थैंक गॉड ये मिल गया। तभी वेंचाओ कहता है विंग तुम्हारी मैरिज हो गई? विंग कहता है हाँ वेंचाओ। वेंचाओ कहता है पर किसी को कुछ पता क्यों नहीं है? विंग कहता है क्योंकि अभी हमारी ग्रैंड वेडिंग नहीं हुई है। वेंचाओ कहता है ओह वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन विंग। विंग कहता है थैंक यू वेंचाओ। वेंचाओ कहता है फिर ग्रैंड वेडिंग कब करने वाले हो? विंग कहता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद। वेंचाओ कहता है ओह। अब विंग कहता है अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। इधर वेंचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है विंग तुमने मैरिज करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हारे हस्बैंड लैन वांगजी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो ज़िंदा रहेगा तो तब तक तुम मेरे नहीं हो सकते, इसलिए अब उसे हमारे बीच से निकलना ही होगा। इतना कहकर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि चाइना का रिच पर्सन है लैन वांगजी, उसे ख़त्म कर दो। उधर से आवाज़ आती है जी बॉस। अब हम सीन शिफ्ट करके वांगजी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी शुयान वांगजी के पास आता है और कहता है वांगजी मैं जानता हूँ कि आज ही तुम्हारी वेडिंग हुई है, मगर आज ही हमें 2 दिन के लिए जापान जाना होगा। वहाँ हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वांगजी कहता है क्या? तुम जाके हैंडल कर लो। शुयान कहता है ब्रो मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर कर लेता, तुम्हारे पास ना आता, मगर क्या करूँ, वो इन्वेस्टर तुमसे ही बात करना चाहते हैं। वांगजी कुछ सोचता है और कहता है ओके। और अब वो विंग को कॉल करता है और उसे अपने ऑफिस बुलाता है। विंग भी कॉलेज से जल्दी से
वांग जी के ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर वांग जी सिचेन को भी कॉल करके पूरी बात बता देता है। सिचेन कहता है वांग जी, पर विंग से आज ही तुम्हारी मैरिज हुई है और इस तरह अचानक तुम जापान जा रहे हो, विंग को बुरा नहीं लगेगा? वांग जी कहता है गगा, उसी के लिए मैंने विंग को यहाँ बुलाया है ताकि मैं उसे आराम से समझा सकूँ। सिचेन कहता है हाँ वांग जी, उसे अच्छे से समझाना, क्योंकि इतने सालों में वो कभी भी तुमसे दूर नहीं रहा, तो उसे समझाना आसान भी नहीं होगा। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ गगा, विंग को समझाना आसान नहीं होगा, मगर अब उसे समझना होगा। सिचेन कहता है ओके वांग जी, वैसे अगर विंग मान जाए तो तुम विंग की चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं विंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। वांग जी कहता है ओके गगा। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग भागते हुए वांग जी के कैबिन में आता है और वांग जी से आते ही पूछता है कि क्या बात है जो वो फ़ोन पर नहीं बता पाए। तुम्हें पता है मैं आज क्लब भी नहीं जा पाया क्योंकि तुम्हारे फ़ोन जो आ गया था। वांग जी कहता ओह सॉरी बेबी, और विंग को हक करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करके उस पर एक हॉट पैशनेट डीप किस करने लगता है। वहीं विंग भी वांग जी के उस किस में मेल्ट हो जाता है और विंग भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। अब करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और दोनों ही अपनी हैवी ब्रीथ को काम डाउन करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से पूछता है कि ये सब क्या था और आज तुमने पहल की। विंग कहता है लंजा, क्या बात है, क्या कुछ कहना चाहते हो? वांग जी विंग को प्यार से अपनी लैब पर बिठाता है और विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है विंग, मुझे 2 दिन के लिए जापान जाना होगा। विंग कहता है क्या, कब? वांग जी कहता है आज शाम को। विंग कहता है क्या इतनी जल्दी, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना? वांग जी कहता है विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है मैं सही तो कह रहा हूँ, वैसे भी क्या भूल गए, आज सुबह ही हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है और अब ऑफिशियली तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वांग जी कहता है हाँ, तो मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स बेबी तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे याद भी है कि हमने आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। विंग कहता है हाँ, इसका मतलब हम दोनों कपल है, वो भी मैरिड, और अब उस हिसाब से आज हमारी वेडिंग नाइट है। वांग जी कहता है विंग, मैं मानता हूँ कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, पर हमारे बीच में वो सब कुछ पहले ही हो गया है। और रहा एक साथ नाइट स्पेंड करने की बात, तो मैं जल्दी से जापान जाकर मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ, उसके बाद तो हम डेली एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किया करेंगे। तो क्या बेबी प्लीज़ मैं जाऊँ? विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है लंजा, पर 2 दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, क्योंकि अब तो मुझे तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती है। वांग जी कहता है मुझे भी, मगर क्या करे, काम करना भी तो ज़रूरी है ना, और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हें और फिर अपने आने वाले बच्चों की परवरिश कैसे करूँगा? विंग कहता है क्या बच्चे? वांग जी कहता है हाँ बच्चे, क्या तुम बच्चे नहीं चाहते? वैसे भी मुझे तो अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि मैं जल्दी ही फादर बन जाऊँगा, और हाँ मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, मैं हर साल तुमसे 2 बेबी लूँगा। विंग कहता है क्या लंजा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है खैर ये सब छोड़ो, ये तो मजाक था, मगर विंग ये सच है कि अगर मुझे अपने विंग का अच्छे से ध्यान रखना है तो उसके लिए मुझे काम करना होगा और यहाँ वहाँ जाना भी होगा। पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर कभी मुझे ज़्यादा दिन के लिए बाहर जाना होगा तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा, मगर अभी अचानक नहीं ले जा पाऊँगा, इसलिए मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? विंग कहता है ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन के लिए। हाँ, अगर तीसरा दिन हुआ तो मैं खुद जापान पहुँच जाऊँगा, समझे? वांग जी कहता है ओके बेबी, और अब विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है फिर चलो घर चलते हैं और फिर मैं तुम्हें घर छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब वांग जी श्रेयान को कैबिन में बुलाता है और श्रेयान से कहता है कि वो सारी फाइल लेकर एयरपोर्ट पहुँचे, मैं विंग को घर छोड़कर आता हूँ। श्रेयान कहता है ओके बॉस। अब विंग और वांग जी लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर वेंचाओ का वही आदमी वेंचाओ को कॉल करके बताता है कि सर वो पर्सन शायद घर जा रहा है, उसके साथ में एक ओमेगा भी है। वेंचाओ कहता है वो ब्यूटीफुल है और उसके लिप्स के नीचे मोल है। वो पर्सन कहता है जी सर। वेंचाओ समझ जाता है कि वो विंग है, इसलिए वेंचाओ अपने उस आदमी को कहता है कि तुम अभी कुछ मत करना, पर हाँ उस पर नज़र रखो। वो पर्सन कहता है जी बॉस। अब वो पर्सन वांग जी का पीछा करने लगता है। अब वांग जी विंग को घर छोड़ता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। तभी सिचेन वांग जी का बैग लेकर बाहर आता है और बैग को गाड़ी में रखता है। वहीं वांग जी सिचेन को हक करता है और सिचेन से कहता है कि गगा
मैं जा रहा हूँ, मगर 2 दिन के लिए मेरे विंग का ध्यान रखिएगा। सीचेन वांग जी के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं विंग का अच्छे से ध्यान रखूँगा। इतना कहते हुए वांग जी विंग को भी हक करता है और गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। अब हम कहानी को शिफ्ट करते हैं सीधा 5 साल बाद बात गुसू सिटी का एक छोटा सा विलेज यूनमग, जहाँ एक पर्सन अपने 5 साल के बेबी को नहला रहा था। दोनों माँ बेटे उस नदी किनारे पर खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी एक 25-26 साल का लड़का आता है जो उस पर्सन को आवाज़ लगाते हुए कहता है, आचिन जल्दी से नदी से बाहर आओ, युवान को ठंड लग जाएगी। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, गगा आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो युवान को बाहर निकालता है और फिर कपड़े पहनाकर वो उस पर्सन के साथ आने लगते हैं, जहाँ वो पर्सन आचिन पर चिल्लाकर कहता है, आचिन ये सब क्या है और तुम घर का वॉशरूम छोड़कर इस तालाब पर क्यों आए हो? और वो युवान को लेकर, तुम्हें पता है ना वो सिर्फ 5 साल का है। तभी आचिन कहता है, मैं जानता हूँ गगा कि युवान 5 साल का है, पर मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है क्योंकि कोई भी यहाँ मेरे साथ नहीं खेलता। वो सब कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ और मुझे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मुझे खेलने के अलावा और कुछ भी काम नहीं आता। तभी वो पर्सन कहता है, किसने कहा कि मेरे आचिन को कुछ भी नहीं आता? वो युवान का ध्यान रखता है, मॉम डैड का ध्यान रखता है और फिर हम सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी तो बनाता है ना। तभी आचिन कहता है, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, मैंने किचन में गैस पर दाल रखी हुई थी, वो जल गई होगी। तभी वो पर्सन कहता है, नहीं जली है, मॉम ने खाना बना लिया है, अब चलो जल्दी वरना मॉम हम सबको डांटेगी। इतना कहकर वो तीनों घर आते हैं, जहाँ जियान फेमियान जियान चैन से कहता है, ये दोनों फिर से तालाब पर गए थे? जियान चैन कहता है, हाँ डैड। तभी जियान फेमियान कहता है, आचिन बेटा तुम कब समझोगे कि वहाँ तालाब पर ना तो तुम्हें जाना चाहिए और ना ही युवान को ले जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर आते हैं, किसी दिन अगर वो जानवर तुम्हें ले गए तो तब क्या होगा? जियान फेमियान ये सब बातें कहे जा रहे थे। तभी मैडम यू कहती है, फेमियान मेरे बच्चे को डांटना बंद करो। और आचिन, युवान तुम दोनों नहा कर आ गए? विंग कहता है, हाँ माँ हम लोग आ गए। मैडम यू कहती है, फिर आओ चलो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर वो सब लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और अब आचिन सारे डिशेस साफ़ करता है और फिर जाकर युवान के साथ खेलने लगता है। वहीं मैडम यू भी उन दोनों के साथ में बैठकर खूब हंसने लगती है। इधर चैन और फेमियान दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जब से आचिन हमारी लाइफ में आया है तब से तुम्हारी मॉम की हेल्थ में काफ़ी सुधार आ गया है। जियान चैन कहता है, हाँ डैड, अब मॉम भी ठीक है और आचिन भी ठीक है, तो क्यों ना हम वापस संघाई चले। वैसे भी अब मैं बिजनेस अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो अब आप मॉम आचिन सब वहीं चलते हैं। फेमियान कहता है, हाँ बेटा लगता है अब चलना होगा, वैसे भी हम इस विलेज में ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते और फिर सिटी जाकर हमें आचिन की फैमिली को भी तो ढूंढना है ना, वो लोग भी तो पिछले 5 साल से आचिन को ढूंढ रहे होंगे ना। चैन कहता है, हाँ डैड ढूंढ तो रहे होंगे, पर आप तो जानते हैं ना जब मैं आचिन को यहाँ लेकर आया तो उसकी हालत क्या थी। जियान फेमियान कहता है, हाँ उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मगर जब से वो यहाँ आया तब से तुम्हारी मॉम के अंदर जीने की इच्छा आ गई, वरना इतने सालों से वो एक बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी, मगर आचिन के आने के बाद वो जीने लगी। चैन कहता है, हाँ डैड, वैसे भले ही आचिन की याददाश्त चली गई हो, मगर उसके आने के बाद माँ की हेल्थ में काफ़ी सुधार आया है, इसलिए अब मुझे लगता है कि अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए और अपने बिजनेस को भी संभालना चाहिए। जियान फेमियान कहता है, ठीक है चैन, मैं आज तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ। चैन कहता है, और मैं आचिन को समझाता हूँ। अब हम इधर बीजिंग में देखते हैं, जहाँ सीचेन अपने लैंड मेंशन में था। तभी उसके पास में उसका एक बॉडीगार्ड आता है जो सीचेन को कहता है, बॉस आपसे कोई मिलना चाहता है। सीचेन कहता है, उसे अंदर ले आओ। वो बॉडीगार्ड कहता है, ठीक है सर। अब बॉडीगार्ड बाहर आता है और उस पर्सन को अंदर लिविंग रूम में बिठाता है। तभी सीचेन भी अपने कमरे से नीचे आता है और उस पर्सन से कहता है कि कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। वो पर्सन सीचेन को ग्रीट करता है और सीचेन को बताता है कि मेरा नाम वेनिंग है, मैं वेनचिंग का भाई हूँ और मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। सीचेन कहता है, हाँ बताओ क्या बात है। वेनिंग कहता है, सर मैं
और मेरी बहन आपसे मिलना चाहते थे, मगर हम चाहकर भी इस सिटी में नहीं आ पाए क्योंकि हमें किसी से खतरा था। सिचेन कहता है खतरा किससे? वेनिंग कहता है वेनचाओ से। वेनचाओ का नाम सुनकर सिचेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वेनिंग के फोरहेड पर गन तान कर खड़ा कहता है वेनचाओ तुम उस कमीने को कैसे जानते हो? वेनिंग कहता है दरअसल वो मेरे अंकल का बेटा है, मगर बहुत ही ज़्यादा घटिया और अय्यास किस्म का आदमी है। दरअसल मेरी बहन बेंचिंग विंग की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वेनचाओ जो हमें बचपन से बुली किया करता था, लेकिन जब उसकी नज़र विंग पर पड़ी तो उसने फिर से मेरी बहन को धमकाया कि वो विंग को उसके करीब लाने में उसकी मदद करे, क्योंकि वेनचाओ ने मेरी बहन को मुझे लेकर धमकाया था। मगर अचानक फिर उसे पता चला कि विंग की मैरिज हो गई और वो तब मुझे और मेरी बहन को धमकाने हमारे घर आया था। उसने हम दोनों भाई बहन को बहुत टॉर्चर किया। उसके बाद हम किसी तरह अपनी जान बचा के इस सिटी से भाग गए। सिचेन कहता है क्या यही बताने आए थे? वेनचिंग कहता है नहीं, दरअसल मैं यहाँ वांग जी के बारे में बताने आया था। वांग जी का नाम सुनकर सिचेन कहता है वांग जी कहाँ है वो? मैं पिछले कई सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ। वेनिंग कहता है वांग जी जापान में है। दरअसल वो पिछले कई सालों से कोमा में है और अब उसे होश आ गया है, मगर अभी वो किसी को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको और विंग को लेने आया हूँ। विंग कहाँ है? जो सुनकर सिचेन खड़ा होता है और कहता है ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले चलो वांग जी को लेकर आते हैं। ये कहकर सिचेन हांग को बुलाता है और अपना प्राइवेट जेट तैयार करने को कहता है। अब करीब 4-5 घंटे बाद वेनिंग और सिचेन जापान पहुंच जाते हैं, जहां वेनिंग सिचेन को एक अपार्टमेंट में ले जाता है जहां वेनचिंग, शुयान और वांग जी थे। शुयान सिचेन को देखकर सिचेन को हक करता है और सिचेन से कहता है गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वांग जी का ध्यान नहीं रख पाया। सिचेन कहता है मैं जानता हूँ कि क्यों तुम वांग जी का ध्यान नहीं रख पाए। तभी सिचेन कहता है वांग जी कहाँ है? शुयान कहता है वो कमरे में आराम कर रहा है। वो क्या है ना, उसे अभी कुछ दिन पहले ही होश आया है, इसलिए तभी शुयान देखता है कि सिचेन अकेला आया है और वो सिचेन से पूछता है कि विंग कहाँ है। जो सुनकर सिचेन कहता है शुयान बाद में बताऊंगा, अभी चलो हम सब वांग जी को लेकर वापस चाइना चलते हैं। शुयान कहता है गगा अभी नहीं, आपको वेनिंग ने बताया होगा वांग जी किसी को नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए हमें वांग जी का जगने का इंतज़ार करना होगा ताकि उसे आपको देखकर सब याद आ जाए। सिचेन मान जाता है। अब वेनचिंग सबके लिए चाय कॉफ़ी बनाती है और कॉफ़ी पीते हुए कहती है सिचेन का क्या वेनचाओ ने विंग के साथ कुछ कर तो नहीं दिया ना? क्योंकि मुझे पता है विंग की शादी का सुनकर उसे कितना बुरा लगा था, वो तो एकदम पागल हो गया था। तभी सिचेन एक हैवी ब्रीज छोड़ते हुए कहता है विंग मिसिंग है। ये सुनकर तो सब लोग शौक कि क्या विंग मिसिंग है? सिचेन कहता है हाँ, दरअसल जब उस दिन वांग जी चाइना से जापान के लिए निकला था, तभी वांग जी के जाने के बाद न्यू सेन का कॉल आया था। न्यू सेन ने विंग से कहा कि उसके घर पर कोई नहीं है, तो क्या वो मेरे साथ रहने आ सकता है? मैंने विंग को काफ़ी मना किया, उसे समझाया भी, मगर विंग कितना ज़िद्दी है ये तुम सब जानते हो। अब उसने मुझे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाया और कहा कि अब वांग जी भी यहाँ नहीं है तो मेरा मन भी लैंड मेंशन में नहीं लगेगा। इसलिए गगा क्या मैं 2 दिन के लिए न्यू सेन के पास चला जाऊं? मैं भी विंग की बातों में आ गया और मैंने उसे परमिशन दे दी, मगर मुझे क्या पता था कि मैं विंग और वांग जी को उस दिन लास्ट बार देख रहा हूँ। उसके बाद विंग का केवल मैसेज आया कि गगा मैं न्यू सेन के घर पहुँच गया। और फिर अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुँचा तो मैंने देखा विंग और न्यू सेन कॉलेज नहीं आए थे। मैंने सोचा दोनों ने रात भर ड्रिंक की होगी, इसलिए वो कॉलेज नहीं आए। मैंने सोचा मैं शाम को कॉलेज से निकलूँगा तब विंग को पिक कर लूँगा, मगर मुझे क्या पता था कि वहाँ ना तो विंग है और ना ही न्यू सेन। घर पूरा तरह बिखरा पड़ा था। ऐसा लगा मानो वहाँ विंग और न्यू सेन के साथ ज़बरदस्ती की हो। मैंने फिर पुलिस को कॉल किया, विंग को चारों तरफ ढूंढा, यहाँ तक शुयान, तुम्हें और वांग जी को भी कॉल किया, मगर तुम दोनों ने मेरी कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। तब तक पुलिस वाले पहुँच चुके थे। करीब 1 हफ्ते तक मैं वांग जी का आने का इंतज़ार कर रहा था, साथ ही पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था। और कब वो 1 हफ्ता महीने में बदला और महीने साल में। मैं पूरी तरह टूट चुका था। और फिर एक दिन हान मेरे पास आया। हान मेरे दादाजी का
खास आदमी था। और फिर हान ने मुझे दादाजी के बारे में सब कुछ बताया कि मेरे दादाजी कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि अंडरवर्ल्ड के किंग थे, किंग लैन चिंगेजून। और फिर हान ने मुझे हिम्मत दी। फिर मैं ऑफिस जाना स्टार्ट किया। वहाँ मुझे पता चला कि वांग जी भी एक माफिया है। फिर क्या, मैंने भी उस माफिया वर्ल्ड में कदम रख दिया। और फिर पुलिस वालों के साथ साथ मैं भी विंग और वांग जी की तलाश करने लगा। यहाँ तक कि कुछ आदमी यहाँ के सभी हॉस्पिटल, सभी क्लब, अंडरवर्ल्ड के अड्डे, हर जगह मैंने वांग जी की तलाश की। फिर करीब 2 साल बाद मुझे पता चला कि 2 साल पहले मीटिंग करने के बाद वांग जी एयरपोर्ट के लिए निकला था, मगर उसने वो फ्लाइट ही नहीं ली। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।